हेलो बैंकर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारी रूरल बैंकिंग की फर्स्ट क्लास है और इस क्लास के अंदर हम रूरल बैंकिंग के फुल सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि रूरल बैंकिंग के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो जल्दी से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, रूरल बैंकिंग का फुल सिलेबस 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी। मॉड्यूल ए के अंदर टोटल 7 चैप्टर्स हैं, मॉड्यूल बी के अंदर 6 चैप्टर हैं, मॉड्यूल सी के अंदर 4 चैप्टर है और मॉड्यूल डी के अंदर 3 चैप्टर्स हैं, यानी कि टोटल आपके 20 चैप्टर्स हैं। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ ना, तो रूरल बैंकिंग का सिलेबस ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, मीडियम सा सिलेबस है। तो आप आसानी से इसकी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अब एक एक करके इन चारों मॉड्यूल्स को डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि इन मॉड्यूल्स के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉड्यूल ए की। मॉड्यूल ए का नाम है रूरल इंडिया। इस मॉड्यूल के अंदर हम रूरल इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमारे देश के अंदर जो रूरल एरियाज हैं, रूरल सेक्टर है, वो कैसा है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। क्योंकि रूरल बैंकिंग के अंदर होता क्या है, जो बैंकर्स हैं वो यहाँ पर रूरल एरियाज के अंदर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसे रूरल एरियाज को जानना ज़रूरी है। तो इस मॉड्यूल के अंदर हम अपने रूरल सेक्टर और एरियाज को अच्छे तरीके से जान पाएंगे। ओके, इसके अंदर जो पहला चैप्टर है वो है डेमोग्राफिक फीचर। इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक फीचर जैसे कि पॉपुलेशन, लिटरेसी, सिक्स्थ इकोनॉमिक सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर जैसे कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका सेकेंड चैप्टर, इसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी। इस चैप्टर के अंदर हम रूरल सोसाइटी के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि सोशल स्टारिफिकेशन, लोकल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर है आपका इकोनॉमिक फीचर। इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फीचर्स जैसे कि एग्रीकल्चर के क्या फीचर्स हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के क्या फीचर्स हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना है, ये सारी चीज़ें हम जो है वो पढ़ेंगे। खास करके रूरल मनी मार्केट जिसके अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रूरल एरियाज के कुछ इकोनॉमिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका फोर्थ चैप्टर, ये डील करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। इसके अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जैसे ट्रांसपोर्ट, मार्केट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कैसी है या फिर अदर सर्विसेज कैसी है। फिर आता है आपका यहाँ पर एग्रीकल्चर इकॉनमी। इसके अंदर हम एग्रीकल्चर इकॉनमी के बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर एग्रीकल्चर का क्या रोल है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में क्या लिंकेज है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या इश्यूज़ हैं, एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, टेक्निकल चेंज क्या है एग्रीकल्चर के अंदर। तो हम बेसिकली यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है आपका रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज़। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस की है, ताकि रूरल सेक्टर की डेवलपमेंट जो है वो की जा सके। जैसे कि रूरल डेवलपमेंट स्कीम, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, पावर सप्लाई टू रूरल इंडिया प्रोग्राम, डेवलपमेंट ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर है आपका 7th चैप्टर। इसके अंदर रूरल एरियाज के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अप्रोचेस टू रूरल डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, नेसेसिटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, मेजर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका मॉड्यूल बी। इसके अंदर आता है फाइनेंसिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखो, आप मॉड्यूल ए को जब पढ़ लेते हो ना, तो आप रूरल इंडिया के बारे में जान पाते हो। ठीक है, अब बारी आती है रूरल इंडिया को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट के लिए कैसे फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, इसके बारे में हम मॉड्यूल बी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर है आपका रेगुलेशन ऑफ रूरल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो देखो, रूरल एरियाज के अंदर जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज दी जा रही है उसका रेगुलेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेटअप कैसे किया जाता है, आरबीआई के क्या रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, फंक्शंस हैं रूरल बैंकिंग के रिगार्डिंग। उसके बाद नाबार्ड के क्या रोल एंड फंक्शंस हैं, लीड बैंक स्कीम क्या है, ये हम पढ़ेंगे।
उसके बाद रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, तो रूरल एरियाज के अंदर जो क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जैसे कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम, रीजनल रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक, रूरल फाइनेंसिंग, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उसके बाद ये जो इनिशिएटिव्स वगैरह यहाँ पर लिए गए हैं जैसे रूरल इंश्योरेंस, माइक्रो इंश्योरेंस, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद जो एग्रीकल्चर है उसको कैसे यहाँ पर फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, एग्रीकल्चर से जुड़ी जो एक्टिविटीज होती है उसको कैसे फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। जैसे कि क्रॉप लोन कैसे दिया जाता है, प्रोडक्शन क्रेडिट, फीचर ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या है, नाबार्ड कैसे रीफाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को, और बैंक का क्या रोल है ऐसे एरियाज के अंदर जहां पर नेचुरल क्लाइमेटीज आ चुकी हैं। ठीक है, और टर्म लोन्स कैसे दिए जाते हैं एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज के लिए। ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। उसके बाद 11 चैप्टर, इसके अंदर हम जो नॉन फार्म सेक्टर है उसको कैसे फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो, रूरल एरियाज के अंदर एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है, पर नॉन फार्म सेक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी फाइनेंस प्रोवाइड करना जरूरी है। तो नॉन फार्म सेक्टर को फाइनेंस कैसे प्रोवाइड किया जाता है रूरल एरियाज के अंदर, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि रूरल नॉन फार्म सेक्टर कौन कौन से हैं, उसके बाद इनको सेटअप कैसे किया जाएगा, इनकी क्या इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर और ग्रोथ क्या है, स्ट्रेंथ और इश्यूज क्या है, प्रमोशन यहाँ पर कैसे की जाएगी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के अंदर कैसे की जाती है, रॉ मटेरियल की सप्लाई कैसे की जाएगी, उनकी क्या अरेंजमेंट है, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर SME फाइनेंस, यानी कि जो आपका स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है उसको कैसे फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है उसको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके अंदर दिया गया है, हम पढ़ेंगे कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस होती क्या है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, और उनको क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या यहाँ पर अरेंजमेंट्स हैं, जो MSME लोन प्रपोजल्स होती हैं उनके अप्रेजल्स यहाँ पर कैसे किए जाते हैं, और लास्ट में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, अप्रेजल मॉडल, बैंकेबल प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर हम बेसिकली पढ़ते हैं कि जो प्रोजेक्ट है, जैसे आप किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन लेना चाहते हो तो कैसे उसको प्रिपेयर किया जाना चाहिए, प्रोजेक्ट साइकिल क्या होगा, माइनर इरिगेशन स्कीम्स जैसे कि लिफ्ट इरिगेशन, फाइनेंसिंग ऑफ माइक्रो इरिगेशन स्ट्रक्चर, लैंड डेवलपमेंट स्कीम्स, इनके बारे में जो प्रोजेक्ट्स है वो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं और इनकी अप्रेजल कैसे की जाती है उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर मॉड्यूल C, ये बेसिकली डील करता है प्रायोरिटी सेक्टर के साथ, यानी कि हमारे देश के अंदर जो प्रायोरिटी सेक्टर है उनको कैसे फाइनेंस दिया जाएगा, ठीक है, और उसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इस मॉड्यूल के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो पहला चैप्टर है वो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की इवोल्यूशन कैसे हुई, क्या गाइडलाइंस है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए, क्या क्या कैटेगरीज है, और अगर नॉन अचीवमेंट होती है इन गाइडलाइंस की, अगर टारगेट पूरे नहीं होते हैं तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कॉमन गाइडलाइंस क्या है प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के रिगार्डिंग। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 15 चैप्टर, इसमें पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, यानी कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए जो प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जैसे कि पॉवर्टी को असेस करने के लिए क्या क्या हमारे पास तरीके हैं, गवर्नमेंट ने क्या यहाँ पर इनिशिएटिव लिए हैं, जो स्कीम इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनके क्या फीचर्स हैं, ठीक है, और उससे कैसे पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा रहा है, वेलफेयर स्कीम्स क्या क्या हैं। उसके बाद रूरल हाउसिंग एंड एजुकेशन लोन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर। रूरल हाउसिंग मतलब कि रूरल एरियाज के अंदर हाउसिंग लोन कैसे दिए जाते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, एजुकेशन लोन यहाँ पर कैसे दिए जाते हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद RBI ने क्या क्या यहाँ पर इनिशिएटिव लिए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर, उसने कौन कौन से वेरियस प्रोग्राम्स यहाँ पर इंप्लीमेंट किए हैं या फिर गवर्नमेंट ने कौन से प्रोग्राम इंप्लीमेंट किए हैं, वो हम 17th चैप्टर के अंदर जो है वो पढ़ेंगे, जैसे कि नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, गाइडलाइंस इशूड बाय RBI अंडर NRLM NNULM, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मॉड्यूल T, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है रूरल बैंकिंग के अंदर, क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आता है रोल और बैंकिंग, तो जो आपका बैंकिंग का रोल है वो क्या है और क्या क्या ट्रेंड जो है वो न्यू आ रहे हैं रूरल बैंकिंग के अंदर, जैसे कि प्रेजेंट, इसके अंदर हम पढ़ेंगे रूरल बैंकिंग का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर चिंता करने की बात है, कौन कौन से एक्शंस जो है वो लिए जाने चाहिए इन एरियाज को इम्प्रूव करने के लिए, प्रेजेंट फोकस ऑन बैंकिंग इन रूरल एरियाज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 19th चैप्टर है आपका रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन और रूरल डेवलपमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है उसको हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बारे में हम पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट किया जा रहा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे।
और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एग्रीकल्चर की कैसे ग्रोथ की जा रही है, मॉडर्न मैनेजमेंट कैसे की जा रही है एग्रीकल्चर को, पॉसिबल कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के ऊपर आपको क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ोगे। उसके बाद लास्ट चैप्टर है आपका फाइनेंसिंग पुअर एज बैंकेबल अपॉर्चुनिटीज, माइक्रो क्रेडिट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसके अंदर आप माइक्रो क्रेडिट डिलीवरी मॉडल्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेज प्रोग्राम, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड रोल ऑफ नबार्ड एज माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटेटर, सिडबी माइक्रो क्रेडिट इनिशिएटिव बाय आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में आप जो है वो पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट है। तो आपके यहाँ पर टोटल 20 चैप्टर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हर मॉड्यूल में से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन हैं जिसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉड्यूल ए की। इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करनी है, जिनको आपको प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्रीकल्चर इकोनॉमी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तो आपने कवर करना ही करना है। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज। ठीक है, तो मॉड्यूल ए के अंदर ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको किसी भी कीमत के ऊपर पढ़ना ही पढ़ना है, कवर करके ही जाना है। उसके बाद अगर आप देखो तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक फीचर, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब मैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि बाकी के टॉपिक्स आप छोड़ के चले जाओ, इनका कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे होता है ना कि आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि अगर मेरे को 10 काम करने हैं तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं। जैसे अगर आप काम करने लगो तो हो सकता है कि पहले 6 काम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो आप जब काम करना शुरू करो तो पहले ये 6 काम कर लो, ताकि अगर बाई चांस कोई काम रह भी जाए तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो है वो ना हो। सेम चीज़ यहाँ पर है, अगर आप प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करो तो पहले ये चैप्टर कवर कर लो, ताकि अगर टाइम शॉर्टेज की वजह से आप किसी चैप्टर को मिस भी करते हो तो वो मतलब कम इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ना हो। तो यही मेरा पर्पज़ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मॉड्यूल बी की बात करें, इसके अंदर तो सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मॉड्यूल बी ना सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है आपके पूरे सिलेबस के अंदर। रूरल फाइनेंशियल सर्विसेज, इसकी रेगुलेशन कैसे की जाती है, रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, फाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग ऑफ रूरल नॉन फार्म सेक्टर, एसएमई फाइनेंस, ये सारे के सारे चैप्टर, पांचों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसको आप किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते हो, तो इसे तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। हालांकि ये चैप्टर थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पर मॉड्यूल सी। देखो मॉड्यूल सी के अंदर 4 ही चैप्टर है, और इसमें से ये पहले 3 जो चैप्टर है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तो आपको कवर करना ही करना है। और ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पहले 3 चैप्टर है। उसके बाद आपका यहाँ पर मॉड्यूल डी। तो देखो मॉड्यूल डी जो है वो इतना इंपॉर्टेंट मॉड्यूल नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आप कह सकते हो, एक तो ये जो टेक्नोलॉजी वाला है ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, पर आप प्रायोरिटी वाइज पहले इसको प्रिपेयर करोगे, फिर इसको करोगे, फिर आप इसको कर लेना। ठीक है, अब बात करेंगे सिलेबस प्रायोरिटी की और मॉड्यूल वाइज वेटेज की। देखो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए हैं, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 4 मॉड्यूल है, इसमें से कौन सा मॉड्यूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा मॉड्यूल सबसे कम इंपॉर्टेंट है, ताकि प्रिपरेशन आप उसके हिसाब से कर सको। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है मॉड्यूल बी। इसके अंदर टोटल 6 चैप्टर हैं, और लगभग आप कह सकते हो कि 30 से लेकर 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इसी मॉड्यूल से जो है वो आता है, मॉड्यूल बी से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। तो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो ना, तो आप पहले मॉड्यूल बी को कवर करो। ठीक है, उसके बाद आप मॉड्यूल सी को कवर करो, क्योंकि सेकंड इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आपका मॉड्यूल सी है। इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर है, पर ये इसमें से 20 से लेकर 30 मार्क्स तक का क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। तो ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। उसके बाद 3rd नंबर पे आपका मॉड्यूल ए आता है। इसके अंदर टोटल 7 चैप्टर्स हैं, पर इसके अंदर 15 से लेकर 30 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आते हैं। फिर लास्ट में आता है आपका मॉड्यूल डी, यानी कि लास्ट में आप मॉड्यूल डी को यहाँ पर प्रिपेयर जो है वो करोगे। इसमें से 10 से लेकर 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। देखो ये जो मैंने आपको मार्क्स रेंज बताई है, ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बताई है। पिछले 2.5-3 साल में मैंने GIB CIB यहाँ पर पढ़ाया है। तो CIB के अंदर इलेक्टिव सब्जेक्ट मैंने रूरल बैंकिंग पढ़ाया है। तो उसके जो पेपर का एनालिसिस किया ना मैंने, स्टूडेंट्स के जो मैसेज आते थे उनको जब हमने देखा तो ये निकल कर आया। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये मार्क्स रेंज बताए हैं। हालांकि हर अटेम्प्ट में अंदर हर साल जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है वो होता रहता है, पर अगर आप मॉड्यूल वाइज वेटेज की बात करो तो मॉड्यूल बी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल सी उससे कम इंपॉर्टेंट है, दूसरे नंबर पे आता है मॉड्यूल ए, तीसरे पे, और मॉड्यूल डी चौथे पे। तो अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो इस
सीक्वेंस में ही प्रिपेयर करूँ, ताकि अगर कोई मॉड्यूल आपका रह भी जाता है तो वो मॉड्यूल डी रहे, मॉड्यूल बी ना रहे। क्लियर है? तो आई होप आपको रूरल बैंकिंग का सिलेबस अच्छे तरीके से समझ जो है वो आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है सिलेबस के अंदर, वैसे तो कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, फिर भी तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो हमारी रूरल बैंकिंग की क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है, तो क्लासेस से पहले मैंने सोचा कि सिलेबस को हम यहाँ पर पहले डिस्कस जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया, तो आज की क्लास में इतना ही। तो अगर आपको कोई फीडबैक प्रोवाइड करना हो अच्छा सा, तो आप फीडबैक वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।